हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वांठा फैक्टर और असामान्य अणु द्रव्यमान। वांठा फैक्टर पढ़ने से पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्या गुण के बारे में चर्चा करेंगे। अणु संख्या गुण आप पढ़ चुके हैं। अणु संख्या गुण किस पर निर्भर करते हैं? विलेय के कणों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर। तो जो अणु संख्या गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्या गुण, किसी भी विलेय का अणु संख्या गुण किस पर निर्भर करता है? विलेय के कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कणों की संख्या के समानुपाती होती है। कणों की संख्या ज्यादा होगी तो अणु संख्या गुण का मान ज्यादा होगा, कणों की संख्या कम होगी तो अणु संख्या गुण का मान कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सीधे कणों की संख्या पर निर्भर करती है तो यहाँ वांठा गुणांक की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम पहले 3 केस देखेंगे। केस नंबर 1, एक बीकर में हमने क्या लिया? पानी लिया और इसमें हमने ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज घोल दिया। कुछ मोल ग्लूकोज के घोल दिए। किसमें? पानी में। ग्लूकोज को घोलने के बाद ग्लूकोज के मोल संख्या विलयन में उतनी ही रही जितनी हमने इसमें डाली। यदि हमने 2 मोल डाले तो विलयन में भी 2 मोल रहे। ना तो ये विलयन में वियोजित हुए मतलब टूटे और ना ये जुड़े एसोसिएट हुए। तो यहाँ पर ग्लूकोज के अणुओं का विलयन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितने हमने डाले उतने ही रहे और अणु संख्या गुण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह के जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, विद्युत अनअपघट्य हैं, विलयन में उनके कणों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने हम विलयन में डालते हैं वो विलयन में उतने ही रहते हैं। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो अणु संख्या गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा केस नंबर 2, इसमें हमने पानी लिया और पानी में NaCl घोल दिया। क्या घोल दिया? NaCl। जैसे ही हमने NaCl को पानी में घोला तो NaCl क्या हुआ? वियोजित हो गया। NaCl क्या हुआ? वियोजित हो गया, डिसोसिएट हो गया। Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव। अगर मान लो हमने NaCl का 1 मोल घोला, 1 मोल डाला और विलयन में जाने के बाद यदि ये 100% डिसोसिएट हुआ, हालांकि 100% डिसोसिएट नहीं होता है, पर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये 100% डिसोसिएट हुआ, तो विलयन में कितने पार्टिकल्स हो गए? 2। हमने कितने डाले थे? 1। अब अणु संख्या गुण किस पर निर्भर कर रहा है? कणों की संख्या पर। तो डिसोसिएशन के बाद या वियोजन के बाद जो कणों की संख्या है वो विलयन में क्या हो गई? अधिक हो गई। और अधिक हो गई तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कणों की संख्या के सीधे समानुपाती है। अब यहाँ पर डिसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान, अणु संख्या गुण का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
केस नंबर 3, यहां हमने विलायक के रूप में बेंजीन लिया। क्या लिया? बेंजीन C6H6, और इसमें हमने घोल दिया एसीटिक अम्ल, एसीटिक एसिड। एसीटिक अम्ल को जब बेंजीन में घोलते हैं तो ये संगुणित हो जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या हो जाता है? संगुणित, द्विलक डाइमर बनाता है CH3COOH, ये एक अणु है, और दूसरा अणु CH3COH ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर एसोसिएट, संगुणित हो जाता है और क्या बना लेता है? द्विलक डाइमर बना लेता है। अब यदि तुमने इसके 2 अणु डाले, कितने अणु डाले? 2, और यहां पर ये क्या हुआ? एक अणु बना लिया इसने, तो यहां अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो अणु संख्या गुण का मान भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको तीनों स्थिति में समझ में आ रहा है कि ऐसे पदार्थ जो विलयन में ना तो संगुणित हो ना वियोजित हो, अणु संख्या गुण पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसी स्थिति में I का मान हमेशा 1 होता है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मान सही प्राप्त होता है, और I वांछाप गुणांक को हम I से डिनोट करते हैं, तो I का मान कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर अणुओं की संख्या, वियोजन हुआ, डिसोसिएशन हुआ, और डिसोसिएशन में अणुओं की संख्या बढ़ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, तो I का मान क्या होगा? हमेशा 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। वांछाप गुणांक का मान 1 से ज्यादा होगा और अणु संख्या गुण का मान भी बढ़ जाएगा। एसोसिएशन जहां संगुणन हुआ तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कणों की संख्या कम हो जाएगी तो I का मान भी, वांछाप गुणांक का मान भी 1 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से कम होगा। अब हम इन तीनों स्थितियों को, यहां तो कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अणु संख्या गुण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। वियोजन की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा और संगुणन की स्थिति में अणु संख्या गुण पर और अणु द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वांछाप गुणांक को हम किस तरह से लिख सकते हैं। वांछाप गुणांक की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? वियोजन और संगुणन की स्थिति में पड़ती है। वांछाप गुणांक को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे, I बराबर क्या होगा? वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, संगुणन के बाद कणों की संख्या अपॉन क्या आएगा? वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो संगुणन के बाद विलयन में कणों की संख्या कितनी होगी उस पर निर्भर करेगा अणु संख्या गुण का मान। I को हम
इस तरह से भी लिखते हैं I बराबर अणु संख्यक गुण का, अणु संख्यक गुण का प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मतलब जो ऑब्जर्वेशन से प्राप्त किया, प्रेक्षित मान अपॉन अणु संख्यक गुण का, अणु संख्यक गुण का सैद्धांतिक सामान्य या सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान जो हम गणना से प्राप्त करते हैं। इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्वेशन से प्राप्त की, अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल या कैलकुलेट। तो यहाँ अणु संख्यक गुण का प्रेक्षित मान अपॉन अणु संख्यक गुण का सैद्धांतिक मान। अब यहाँ एक तीसरा शब्द मैंने यहाँ लिखा हुआ है असामान्य अणुद्रव्यमान। असामान्य अणुद्रव्यमान कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणु संख्यक गुण का उपयोग हम जो अणुद्रव्यमान है उसे ज्ञात करने में करते हैं, और जब अणु संख्यक गुण का मान सही नहीं आएगा तो किसी भी विलेय पदार्थ का अणु द्रव्यमान भी सही प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संगुणन या वियोजन की स्थिति में जो अणु द्रव्यमान प्राप्त होता है वो सामान्य अणु द्रव्यमान से अलग होता है, और उसी को हम कहते हैं असामान्य अणु द्रव्यमान, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अणु द्रव्यमान अणु संख्या गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखा है, एक हम उदाहरण यहाँ लिखें परासरण दाब का, तो पाई इक्वल हम क्या लिखते थे, WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। तो यहाँ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है अणु द्रव्यमान। तो यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान बढ़ता है तो अणु द्रव्यमान कम हो जाता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान कम होता है तो मॉलिक्यूलर मास अधिक हो जाता है। तो I को हम किस तरह से लिख सकते हैं, I बराबर क्या आ जाएगा, सैद्धांतिक अणु द्रव्यमान, सैद्धांतिक मतलब सामान्य जो हम गणना से प्राप्त करते हैं, सामान्य अणु द्रव्यमान अपॉन प्रेक्षित जो ऑब्जर्वेशन से प्राप्त किया, प्रेक्षित अणु द्रव्यमान। इसे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, कौन सा, थ्योरेटिकल नॉर्मल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, जो हमने गणना से प्राप्त किया। तो I को हम तीनों तरह से परिभाषित करते हैं। अब हम दोनों केस अलग अलग पढ़ेंगे, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। वियोजन व संगुणन की स्थिति में I के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम वियोजन डिसोसिएशन पढ़ेंगे। वियोजन या डिसोसिएशन, वियोजन की स्थिति में विलयन में अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बढ़ जाती है। NaCl को हमने जैसे ही जल में डाला Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट गया। इनिशियल स्थिति में पूर्व में हमने
प्रारंभ में क्या किया, इसका 1 मोल लिया, और जब हमने जल में नहीं घोला था तो इसका 0 था, इसका 0 था। अब हम किसके वियोजन के बाद, वियोजन के बाद यदि अल्फा वियोजित हुआ, 11th में आप पढ़ चुके हैं ओसवाल्ड का तनुता नियम, यदि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसके लिए हम वियोजन की मात्रा निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी 100% आयोनाइज्ड या डिसोसिएट नहीं होता, कुछ मात्रा उसकी अवियोजित बची रहती है। तो हम उसी नियम का उपयोग यहाँ करेंगे। मान लो NaCl 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा डिसोसिएट हुआ, अल्फा वियोजित हुआ। जब ये 1 मोल में से अल्फा वियोजित हुआ तो Na के कितने मोल बनेंगे, अल्फा, और Cl आयन के भी अल्फा बनेंगे। अब जो विलयन है उसमें अल्फा Na आयन है और अल्फा Cl आयन है, और उसी विलयन में जो अवियोजित पार्टिकल्स हैं 1 - अल्फा, ये इतने शेष बचेंगे, ये भी उसी विलयन में है। तो वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या कितनी होगी, कणों की संख्या 1 - अल्फा, ये जो शेष बचे हैं अवियोजित, प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अब यहां अल्फा से अल्फा ये कैंसिल हो गया और कितने बचे, 1 प्लस अल्फा। कितने पार्टिकल्स, 1 प्लस अल्फा। तो यहां पर आपको देखना है कि जो I का मान है वो 1 से ज्यादा होगा। अणु संख्या गुण का मान वियोजन की स्थिति में 1 से ज्यादा होगा। तो यहां I हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। वो चाहे कितना भी ज्यादा हो पर ज्यादा होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएट हुआ है तो भी I का मान 1 से अधिक होगा, और I का मान जब 1 से अधिक होगा मतलब डिसोसिएशन हुआ है, तो अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हमेशा कम आएगा। जो उसका ऑब्जर्व मास है उससे हमेशा कम, ऑब्जर्व मास कैलकुलेट मास से हमेशा कम आता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व, ऑब्जर्व जो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से प्राप्त कर रहे हैं, वो हमेशा कम होगा। किससे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट, जो हम गणना से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ 2 चीजें आपको याद रखना है, I का मान 1 से ज्यादा होगा और अणु द्रव्यमान उसके जो सैद्धांतिक अणु द्रव्यमान है उससे कम होगा। तो डिसोसिएशन की स्थिति में हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और वो फॉर्मूला होगा, अगर हमने क्या लिए, एन, इस तरह से एन कोई अणु है और ये डिसोसिएट होकर Na बनाता है। क्या बनाता है, Na। तो यहां पर प्रारंभ में तो इसका 1 मोल, इसके 0। डिसोसिएशन के बाद 1 - अल्फा, ये कितने बन जाएंगे, N अल्फा बन जाएंगे। वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या कितनी होगी, वियोजन के बाद कणों की संख्या
कितनी होगी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है वियोजन के लिए, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं संगुणन की स्थिति में, आई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें संगुणन की स्थिति में। संगुणन एसोसिएशन, हमने बेंजीन में किसको घोला, एसिटिक अम्ल को घोला, CH3COOH। इसके 2 मोल लिए और ये संगुणित होकर क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं, द्विलक बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, डाइमर बन गया। अब प्रारंभ में हमने इसका कितना मोल मान लें, 1 मोल मान लें। यहां पर हमने ये डाइमर के लिए 2 लिखा है, यदि ट्राइमर बनेगा तो 3 लिखेंगे, टेट्रामर बनेगा तो 4 लिखेंगे। पर यहां पर हम संगुणन के पूर्व कितने मानेंगे, 1 मोल मानेंगे। 1 मोल मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यहां पर प्रारंभ में ये कितने होंगे, 0 होंगे। ये पूर्व की स्थिति है, पूर्व में। अब संगुणन के बाद क्या होगा, इसमें से अल्फा संगुणित हो गए। कई बुक में अल्फा की जगह बीटा का भी उपयोग किया है संगुणन में, पर हम यहाँ अल्फा का ही उपयोग करेंगे। अल्फा कितने हुए, संगुणित हुए, तो यहाँ कितने बन जाएंगे, डाइमर बन रहा है तो अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2। संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी होगी, संगुणन के बाद कणों की संख्या, संगुणन के बाद कणों की संख्या जो संगुणित होकर बने वो, और जो असंगुणित विलयन में बच गए, उन दोनों को हम जोड़ देंगे। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। अब यहां पर ये प्लस का हाफ है अल्फा बाय 2, और ये माइनस का कितना है 1, तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फा बाय 2। अब आप देख रहे हैं कि आई का मान 1 से क्या होगा, कम होगा, चाहे वो डाइमर बने, ट्राइमर बने या टेट्रामर बने, पर हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो यहां आई का मान लेस देन 1, हमेशा 1 से कम आएगा संगुणन की स्थिति में। और जो मॉलिक्यूलर मास है ऑब्जर्व, वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट या थ्योरेटिकल, जो हम गणना से प्राप्त करते हैं, उससे जो ऑब्जर्व है, जो प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया गया है, वो मान हमेशा ज्यादा होगा। संगुणन की स्थिति में आई का मान 1 से कम और अणु द्रव्यमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब यहां भी हम एक फार्मूला बनाते हैं। हमने ए के n मोल लिए, क्या लिए, n मोल। ये n a है और ये संगुणित होकर क्या बना रहा है, a n बना रहा है। तो प्रारंभ में इसकी स्थिति, इसके कितने थे, 1 मोल था और ये 0 थे, ये प्रारंभ में थे। संगुणन के बाद क्या हुआ, इसमें से कितने अल्फा संगुणित हो गए। तो यहां पर ये जो संगुणन हुआ ये कितना होगा, अल्फा बाय n, अल्फा बाय n।
अब संगुणन के बाद कणों की संख्या क्या बचेगी? संगुणन के बाद कणों की संख्या, संगुणन के बाद कणों की कुल संख्या होगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। तो ये फार्मूला आपको संगुणन के लिए याद रखना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संगुणन और वियोजन की स्थिति में अणु संख्या गुण और बांठा गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके अणु द्रव्यमान पर भी, विलेय के अणु द्रव्यमान पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। हम शॉर्टकट के लिए एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा कि संगुणन और वियोजन में किस प्रकार से अणु संख्या गुण प्रभावित होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे I, बांठा गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बांठा गुणांक। दूसरा हम लिखेंगे अणु संख्या गुण, अणु संख्यक गुण। तीसरा लिखेंगे, इसे तो हम पहले ही लिख लेते हैं, कणों की संख्या, कणों की संख्या। और चौथा लिखेंगे हम अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान। अब सबसे पहले हम लिखें यहां वियोजन, डिसोसिएशन या वियोजन की स्थिति में कणों की संख्या क्या होगी? अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कणों की संख्या क्या हो जाएगी? वियोजन में अधिक हो जाएगी। जब कणों की संख्या अधिक होगी तो बांठा गुणांक का मान भी क्या होगा? अधिक हो जाएगा। अणु संख्या गुण का मान भी क्या होता है? कणों की संख्या के सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अणु संख्या गुण का मान भी बढ़ जाएगा। पर बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है अब अणु द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान, जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो अणु द्रव्यमान का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये वियोजन की स्थिति में हमने लिखा। अब संगुणन की स्थिति में, संगुणन की स्थिति में क्या होगा? कणों की संख्या कम हो जाएगी, कणों की संख्या कम हो जाएगी। बांठा गुणांक का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अणु संख्या गुण का मान भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और अणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो अणु है वो संगुणित होकर बड़ा अणु बनाएंगे तो द्रव्यमान अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर एक और देखते हैं कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैसे संशोधित हो गई बांठा गुणांक के द्वारा। तो हमने क्या पढ़ा कि I इक्वल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुण का कौन सा? ऑब्जर्व मान, अपॉन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुण का कैलकुलेट या परिकलित गणना से प्राप्त मान। तो यदि हमें अणु संख्या गुण का सही मान निकालना है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? I इंटू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट।
अणु संख्या गुण का गणना से प्राप्त मान। और हम I का उपयोग करते हुए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को किस प्रकार से संशोधित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए बराबर एक्स बी। बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। यदि हम इसमें I का इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, I एक्स बी, ये संशोधित अणु संख्या गुण। इसी तरह से क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर I KBM, डेल्टा TF इक्वल I KF M और पाई इक्वल I CRT। तो वान-ठाप गुणांक का उपयोग करते हुए अणु संख्या गुणों में संशोधन किया गया। किस स्थिति के लिए, वियोजन या संगुणन की स्थिति के लिए। यदि विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होता है तो हम वान-ठाप गुणांक का उपयोग करके उनमें संशोधित कर सकते हैं और सही अणु संख्या गुण का मान और सही अणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।